सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स एंड सोलर सेल। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। रेन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, वैसे हम गुड सोर्स कहते हैं, और एक नॉन कॉमर्शियल। ठीक है, इस दुनिया में बहुत लिमिटेड अमाउंट में फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है। अब ये एयर पॉल्यूशन तो करते ही हैं, पावर जनरेशन होता है, हम काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं, लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी बड़े आइटम का छोटे आइटम में डिवाइड हो जाना। इस मुश्किल जिंदगी में ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो, जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से, रॉकिंग से, मजेदार से, शानदार से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश रवन आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए लेकर आया है माइंड मैप सीरीज में एक नया चैप्टर, जिसमें हम बहुत बड़ा चैप्टर बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में फुल डिटेल और फुल नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पहले चैप्टर का नाम आपको बता देता हूं, सोर्स ऑफ एनर्जी। एक लौता चैप्टर जिसमें बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, एक लौता चैप्टर जिसमें थ्योरी का भंडार छुपा हुआ है, तो बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स देखते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वैसे तो हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन कुछ हाईलाइट टॉपिक है, जैसे एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, उसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स एंड सोलर सेल। इन सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी काफी कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1। अब आज का सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी। अब बच्चे किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के काम होना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे एबिलिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब बच्चे देखो, एनर्जी जो होती है ना, कई फॉर्म में मिलती है। एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म में मिलती है। तो एनर्जी जो होती है ना, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से मिलती है, पर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस यूनिवर्स में एनर्जी जो है ना हमेशा कांस्टेंट है, बट इट कैन इजीली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब बच्चे एनर्जी इज यूजेबल फ्रॉम इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इज लेस यूजेबल फॉर्म, मतलब जो लेस यूजेबल फॉर्म है उसको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चे देखो, एनर्जी को हम डेराइव कर सकते हैं कई डिफरेंट नेचुरल सोर्सेस से, जैसे सन से, ओशियन से, फॉसिल फ्यूल से, विंड से, एटसेट्रा से। हम इस सारी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन यूजेबल फॉर्म से हम उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर हमारे उपयोग के लिए बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं। अब रेन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेन्यूएबल सोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो बेटा देयर आर टू मेन कैटेगरीज। हम एनर्जी सोर्सेज को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला रेन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जो कि बहुत 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 लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है, उन्हें रेन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोल, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। कोल इस दुनिया में जितना कोल प्रेजेंट है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोल को बनने में काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन खत्म होने में बहुत कम टाइम लगता है। अब उसके बाद रिन्यूएबल सोर्सेस, ये बड़े मजेदार सोर्सेस होते हैं। इससे जो एनर्जी का यूज हम करते हैं ना, एनर्जी खत्म होने के बाद ये एनर्जी को दोबारा बना भी देता है, मतलब उसका रिवर्सिबल फॉर्म को बनाकर वापस यूज के लायक बना देता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसे होते हैं जिससे जो एनर्जी यूज की जाती है बड़ी क्लीन होती है। ठीक है, अब बच्चे ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे भाई साहब सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, ये जो होते हैं ना बहुत क्लीन एनर्जी सोर्सेज होते हैं। पहली बात तो इनसे पॉल्यूशन लेवल भी बहुत कम होता है। अब बेटा आगे, अब एक एनर्जी का अच्छा सोर्स कौन सा हो सकता है और उसकी क्या क्या खासियत हो सकती है? तो बेटा सोर्स को हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड करे हुए हैं। अब बेटा ऐसा सोर्स जो कि कभी खत्म नहीं होगा, जो भी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, वैसे हम गुड सोर्स कहते हैं, और कॉमनली इसे रिन्यूएबल सोर्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब गुड फ्यूल्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे फ्यूल तो भाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और गुड फ्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला, इजीली अवेलेबल, दूसरा इजीली स्टोर करने के लायक हो और ट्रांसपोर्ट करने के लायक हो। अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको आसान होता है बेटा। अब उसके बाद एबल टू परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब कम काम में ज्यादा धमाल करे, मतलब कम एनर्जी में ज्यादा काम कर दे, ऐसा लेना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकल, सस्ता भी हो, ऐसा भी ना हो कि करोड़ों का फ्यूल आप यूज करो, सस्ता भी हो। इन चारों बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो चारों बातों को फॉलो करता है वो एक गुड फ्यूल में काउंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिससे हम काफी लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि काफी लंबे टाइम से यूज हो रहा है, और ऐसा नहीं कि हम ही यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इन्हें यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वुड, लकड़ी को हम जलाते हैं, पहले के टाइम में खाना बनाया जाता था, आज भी लकड़ी से काफी ज्यादा चीजें यूज की जाती हैं। उसके बाद
कोल का इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। कुछ एग्जांपल्स कन्वेंशनल सोर्सेज के, फॉसिल फ्यूल्स और हाइड्रो पावर, ठीक है। अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं इन्हें भी दो टाइप में डिवाइड करा गया, पहला कॉमर्शियल और एक नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। एक कॉमर्शियल यूजेस में जो यूज होता है दैट इज कॉमर्शियल, एंड नॉन कॉमर्शियल यूजेस में भी इसका यूज किया जाता है। अब अच्छा देखिए फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना ये बेसिकली बनने में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं और ये बनते हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर, यानी बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर बनते हैं। अब अच्छा देखो इस दुनिया में बहुत लिमिटेड अमाउंट में फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट प्रेजेंट है, बिल्कुल दे हैव लिमिटेड रिजर्व्स, ठीक है। अब बच्चे हेंस ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा हमें, फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा नहीं है तो हमारे लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बढ़ते हैं आगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बढ़िया तरीके से हमें मिल जाता है तो उसके फायदे हैं, बड़ी कम मात्रा में बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, तो नुकसान भी तो होंगे, तो हम नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द कंबशन विच कॉज एयर पॉल्यूशन। जब भी आप फॉसिल फ्यूल जलाओगे, कोल को जलाओगे, पेट्रोलियम को जलाओगे तो ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाएंगे, तो ये एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस हार्मफुल ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अब ये एयर पॉल्यूशन तो करते ही हैं, इसके साथ साथ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, सल्फर बनाते हैं जो एयर को प्रोड्यूस करते हैं और एयर को पॉल्यूट करने के बाद एयर को पॉल्यूट करते हैं, एयर को पॉल्यूट करने के साथ साथ एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके कंबशन में, फॉसिल फ्यूल के कंबशन में जो गैसेस निकलती हैं वो बेटा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि आपको पता है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है, उसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट। अब जहां पर पावर, जहां पर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जहां पर जनरेशन होता है वहां उसे कहा जाता है पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट, जैसा कि आपको वर्ड सजेस्ट कर रहा है थर्मल, कुछ ना कुछ काम टेम्परेचर का होगा, तो बेटा देखो थर्मल पावर प्लांट एक पावर जनरेशन होता है जहां पर बर्न किया जाता है फॉसिल फ्यूल को। अब फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो बेटा फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल या पेट्रोलियम को बर्न किया जाता है। क्यों बर्न किया जाता है? मजे के लिए नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब आगे, थर्मल पावर प्लांट आर स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया ना, अब पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ही पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं ना, तो टरबाइन को रोटेट करता है वो स्टीम वाला पानी, तेज प्रेशर से स्टीम जेट बाहर निकालता है स्टीम को और वो टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन जब रोटेट होती है तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसे देखो, द बर्निंग ऑफ कोल हीट अप द वाटर। कोल को जलाया, पानी गर्म हुआ, दैट फॉर्म स्टीम और दैट इज यूज्ड टू रन द टरबाइन, और स्टीम बनी और स्टीम ने टरबाइन को रन किया। अब बच्चे यूजुअली थर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड नियर कोल और ऑयल फील्ड एंड इट इज इजियर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी देन ट्रांसपोर्ट कोल। अब ये ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ज्यादा आसानी से कोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पर देखो एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है, ये बॉयलर दिया हुआ है, यहाँ से बॉयलर दिया हुआ बेटा, यहाँ से एक कंडेंसर जुड़ा हुआ है, कंडेंसर के बाद यहाँ पर कूलिंग टॉवर जुड़ा हुआ है, ये जनरेटर जुड़ा हुआ है। बेटा देखो यहां पर बॉयलर की हेल्प से, बॉयलर में हम क्या करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद स्टीम बनता है, स्टीम जो बनेगी वो टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन रोटेट होगी तो यहां पर क्या होगा बच्चे, ये टरबाइन रोटेट होगी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को बनाकर दूसरी जगह ले जाएगा। अब स्टीम वापस ठंडी भी तो होगी, ठंडी होने के बाद पानी में कन्वर्ट हो जाती है और पानी कूलिंग टॉवर की तरह वापस ठंडा होकर यहां आ जाता है, गर्म होता है, गर्म होने के बाद वापस स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन जब रोटेट होती है जनरेटर उसे दूर तक ले जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रोसेस चलती रहती है और थर्मल पावर प्लांट में इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हाइड्रो पावर प्लांट। शब्द आपको ऑटोमेटिकली बता रहे हैं, पावर प्लांट हाइड्रो वाला, पावर प्लांट हाइड्रो। तो बेटा देखो पानी की काइनेटिक एनर्जी का यूज जहां किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। मतलब जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसका यूज कर पानी की पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर हम काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं और काइनेटिक एनर्जी से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। बेटा जो फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर होता है ना, मूव करता है टरबाइन को, और टरबाइन जब मूव होती है तो डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो का टरबाइन से कनेक्शन होता है और टरबाइन रोटेट होती है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। कॉमनली ये हाइड्रो पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं कहां पर, डैम्स और वाटरफॉल के आसपास लगाए जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, टरबाइंस। अब टरबाइंस क्या होती है, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का एक बहुत आसान सा, बहुत सस्ता सा, बहुत सुंदर सा तरीका है, जैसे इजीली ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और बनाने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इससे नहीं लगती है। तो टरबाइन
टरबाइन इज अ रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस। ये एक रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी, किस पर, कैसी एनर्जी से काम करती है, काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी पानी से आप उसे रोटेट कर सकते हो, स्टीम से आप उसे रोटेट कर सकते हो, और बेटा काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है हमारे यूजफुल वर्क में, और ये यूजफुल वर्क डायनेमो के पास जाता है, और डायनेमो क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम करते हैं रेगुलर लाइफ में। अब बच्चे कॉमनली यूज होते हैं इसके, ठीक है। अब बच्चे देखो, इसमें जो टरबाइन होती है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट कनेक्ट की जाती है टू शाफ्ट ऑफ द डायनेमो इज मेड टू रोटेट बाय मैकेनिकल मींस। अब पानी से रोटेट कर लो, शाफ्ट से कनेक्टेड है डायनेमो की, या आप पानी से रोटेट कर लो या आप स्टीम से रोटेट कर लो, टरबाइन को रोटेट होना जरूरी है, क्योंकि यही तो डायनेमो को मैकेनिकल एनर्जी देगा, और मैकेनिकल एनर्जी को कौन कन्वर्ट करके देगा, डायनेमो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो टरबाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। डैम्स कॉमनली ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जो कि हाइटेड प्लेस हो। अब हाइटेड प्लेस से अगर पानी आता है तो हम उस पानी को रोक देते हैं। हम उस पानी को क्या करते हैं बच्चे, रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? ताकि पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। अब पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए तो पानी ऐसा नहीं कर रोक कर हमेशा के लिए रख लिया, पानी की जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है ना बेटा, तो पानी ज्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ आता है, और पानी जब ज्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ आता है मतलब उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है और भी काफी चीजें बढ़ जाती है, और इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था टरबाइंस के बारे में, यहां पर ढेर सारी टरबाइंस, एक बताइए लेकिन लगी बहुत सारी होती है, यहां ढेर सारी टरबाइंस लगी होती हैं जो कि टरबाइन डायनेमो से कनेक्टेड होती है, और ये डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रांसमिशन केबल, ट्रांसफार्मर की हेल्प से और पावर ट्रांसमिशन केबल की हेल्प से हम इसे बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे सोर्सेस को, जैसे पेट्रोल भी एक तरह का फ्यूल है जो हमारे सोर्सेस को काम करने में मदद करते हैं। अब फ्यूल की परिभाषा पढ़ते हैं। फ्यूल जैसा कि सबसे प्यारा फ्यूल होता है, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, जैसे हम बायोमास कहते हैं। तो बेटा देखो, बायोमास इज द सोर्स ऑफ एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग, मतलब जो लिविंग थिंग है ना उनसे बनाया जाता है बेटा। फॉर अ लॉन्ग टाइम वी रिलाइड ऑन वुड एज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। इन इंडिया वी मेक फ्यूल आउट ऑफ बायोवेस्ट सच एज काउ डंक ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ थ्रिविंग पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक। अब बच्चे देखो, काउ डंक का भी यूज करते हैं हमारे भारतीय इतने जुगाड़ू होते हैं कि इस काउ डंक से भी, इवन हमारे भारतीय क्या पूरे देश में क्या, पूरे विदेश में, पूरे पृथ्वी पर इसका यूज किया जाता है। काउ डंक से बहुत सारी एनर्जी बनाई जाती है और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, उस एनर्जी को रेफर किया जाता है बायोमास में। अब बच्चे देखो, when wood is burned in limited supply of oxygen and water until volatile material are removed, मतलब लकड़ी जो है ना, उस लकड़ी को हमने बर्न किया एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, बहुत कम ऑक्सीजन दी और थोड़ा बहुत पानी भी दिया, तो तब तक जब तक वोलेटाइल मटेरियल जो रिमूव हो गया तो रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज चारकोल। तो इस कंडीशन में जो बच जाता है ना जलने के बाद, वो क्या कहलाता है बच्चे, चारकोल। चारकोल हैज गुड हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी। अब जो चारकोल बना ना, उस चारकोल का भी उपयोग करेंगे हम, और उस चारकोल का उपयोग कहां करेंगे, इसके पास एक बहुत अच्छी हीट जनरेटिंग की एफिशिएंसी होती है, और ये एक बहुत प्यारी क्वालिटी रखता है कि ये फ्लेम के अलावा जल जाता है। फ्लेम मतलब आग की लपटों के अलावा ये जलता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन इंडिया काउ डंग, सीवेज वेस्ट एंड प्लांट मैटर आर डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस। मतलब इससे क्या करा जाता है बच्चे, कौन कौन से मटेरियल, सीवेज वेस्ट, काउ डंक एंड प्लांट मैटर, जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनका वेस्टेज, इन्हें कहां रखा जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखे होते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। सिंस इट हैज काउ डंक इट इज ऑफन टर्म्ड एज गोबर गैस, क्योंकि बच्चे काउ डंक तो अंग्रेज बोलते हैं, हम तो इसे गोबर बोलते हैं, तो इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब बायोगैस प्लांट इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्ट विद ब्रिक वेयर काउ डंक एंड अदर बायोवेस्ट आर मिक्स्ड। कॉमनली ईंटों से बनाया जाता है, ये छोटे छोटे गांव में बनाई जाती हैं, इवन इसका उपयोग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा किया जाता है। मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ स्लरी एंड पुट इनटू अ डाइजेस्टर। बहुत सिंपल से तरीके से इसको बनाया जाता है और इसे रख दिया जाता है, जिस एरिया को डाइजेस्टर कहा जाता है। अब डाइजेस्टर इज अ सील्ड चैम्बर। सील्ड चैम्बर क्यों है, क्योंकि हमें इसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखना, तो सील्ड चैम्बर है, ठीक है। अब बच्चे देखो, दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिलीज गैसेस। अब जैसे ये जो गोबर है, ये वेस्ट है, सीवेज वेस्ट, और काउ डंक है ना, ये रिलीज गैस करता है। कौन कौन सी गैस रिलीज करता है, मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो बच्चे ये दीज गैसेस, ये जो गैसेस होती है ना, आर ड्रॉन विया पाइप्स, इन्हें पाइप्स की हेल्प से यूज किया जाता है, पाइप की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं,
और कॉमनली इसका यूज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी किया जाता है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी विंड एनर्जी कहलाती है। फिर से बोल रहा हूं, हवा की एनर्जी विंड एनर्जी कहलाती है। अब हम पहली बात विंड एनर्जी पढ़ क्यों ना है, क्योंकि विंड एनर्जी जो होता है ना एक बड़ा प्यारा सोर्स है। पहली बात तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट का किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहां पर किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसे फ्यूल्स का यूज करना है ना, हमें ऐसे एनर्जी सोर्स का यूज करना है ना जिससे पॉल्यूशन कम हो। अगर हम ऐसे एनर्जी सोर्स का यूज कर लेंगे जो पॉल्यूशन फैलाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो विंड एनर्जी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है क्या, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इससे जो एनर्जी बनेगी ना वो एनर्जी बहुत एफिशिएंट होगी, क्योंकि विंड एनर्जी हमारे पास बहुत सारी प्रेजेंट है, बस हमें उसे कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब बच्चे देखो, विंड इज अ नेचुरल फिनोमेना, इसे आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो विंड इज अ नेचुरल फिनोमेना कॉज्ड बाय प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस, मतलब पानी का एरिया और सरफेस के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो जो हीट की डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती हैं और इन हवाओं का हम उपयोग करते हैं, और इन हवाओं का जो उपयोग करते हैं उन हवाओं से, चलती हुई हवाओं से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और हमें काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए विंड मिल को घुमाने के लिए, और हम यहाँ विंड एनर्जी की हेल्प से क्या रोटेट करते हैं, विंड मिल। और ये विंड मिल क्या करती है, विंड मिल क्या करती है, किससे जुड़ी होती है, डायनेमो से, और डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब भाई साहब बात निकली है विंड मिल की, तो क्यों ना हम विंड मिल के बारे में बात करें। पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर हम डायग्राम को देखेंगे। तो विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय रोटेटरी स्ट्रक्चर नोन एज विंडमिल। अब हार्नेस कर लिया हमने विंड एनर्जी को, कैसे यूज कर लिया हमने, विंड एनर्जी को यूज कर लिया विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। किसकी हेल्प से यूज कर लिया, विंड मिल्स की हेल्प से। अब दे हैव ह्यूज ब्लेड्स, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं, आपने विंड मिल देखी होगी कितनी बड़ी होती है साइज में। तो दे हैव ह्यूज ब्लेड्स और फैंस, इन्हें फैन भी बोला जाता है, अटैच वेरी हाई ऑन अ रिजिड सपोर्ट, इन्हें हाइटेड एरिया पर रखा जाता है। हाइटेड एरिया पर क्यों रखा जाता है, ताकि स्पीड ज्यादा हो, ताकि स्पीड क्या बच्चे ज्यादा हो, और एक रिजिड सपोर्ट से रखा जाता है, और इससे अटैच किया जाता है टरबाइन से, और टरबाइन किससे कनेक्टेड होगी, डायनेमो से। जैसे जैसे ज्यादा तेजी में पंखे की ब्लेड घूमेगी ना, जब पंखे की ब्लेड ज्यादा तेजी में घूमेगी तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अ सिंगल विंडमिल हैज अ लो आउटपुट, मतलब सिंगल विंडमिल से काम नहीं चलता, क्योंकि एक विंडमिल ज्यादा करंट नहीं दे सकती, तो विंडमिल बहुत सारी लगाई जाती हैं, बहुत सारी। आप देखोगे विंडमिल एक बहुत कम मिलती है, बहुत सारी ग्रुप्स में लगाई जाती है, और कॉमनली विंडमिल ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां पर हवा कंटिन्यूअसली चलती रहती है, वरना हवा ही नहीं चलेगी तो विंडमिल का क्या करोगे। अब एक स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ भाई साहब, ये रही ब्लेड्स और ये रही रोटर। जैसे जैसे हवा, ये रेड कलर से हवा आ रही है, रेड कलर की डायरेक्शन में हवा आ रही है, तो ये रोटेट करेगा, तो ये लो स्पीड शाफ्ट है। अब ये गियर चेंज होगा, अब ये गियर चेंज होने की वजह से लो स्पीड को हम हाई स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। हाई स्पीड शाफ्ट किससे कनेक्टेड होगी, जनरेटर से, और जनरेटर ये टावर पर रेस्ट कर रहा है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम इसे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी। पहली बात तो एडवांटेज ये है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दूसरा एफिशिएंट है, तीसरा रेन्यूएबल सोर्स है, खत्म नहीं होगा, जब तक अर्थ है हवा चलती रहेगी, विद नो रिक्वायरिंग कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत कम काम में, बहुत कम पैसों में इसका काम हो जाता है। अब लिमिटेशन, अब भाई साहब विंड की स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, और किससे ज्यादा होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से। तो ऐसी स्पीड मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं है। अब बेटा बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे कि जहां भी आप विंडमिल लगाओगे वहां सेल होना चाहिए। हवा चल रही है बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हवा नहीं चलेगी क्या करोगे, सेल में स्टोर करके रखना पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा एक विंडमिल हमारे काम की नहीं, हमें बहुत सारी विंडमिल लगाना पड़ेगी, इसलिए इट रिक्वायर्ड लार्ज लैंड एरिया, बहुत सारा एरिया चाहिए। इसके बाद हाई इनिशियल कॉस्ट, सस्ती नहीं पड़ती, 5-10 रुपए में नहीं होती, बहुत महंगी पड़ती है। तो हाई इनिशियल कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। ये काम तो करती है बढ़िया, लेकिन इस बढ़िया काम को करने के लिए पैसा भी बहुत खर्च होता है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, सोलर एनर्जी। अब बेटा सन से आने वाली लाइट हमारे को बहुत सारी एनर्जी देती है, हम उसका यूज करेंगे, और हम उसको यूज करेंगे किस फॉर्म में, इन द टर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी कहां से आ रही है, सन से। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी सन से जो आ रही है उसे ही कहा जाता है, कमिंग फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। अब बेटा देखो, सन है ना, कई अराउंड 5 बिलियन सालों से प्रेजेंट है, और करीबन 5 बिलियन सालों से कंटिन्यू हीट और लाइट को एमिट कर रहा है। हीट और बच्चे आने वाले टाइम में कई बिलियन सालों तक वो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आज हैप्पी बर्थडे है कल खत्म हो जाएगा, नहीं, बहुत लंबे सालों तक ये ऐसे ही काम करता रहेगा। अब बच्चे देखो,
पहली बात, आप जब भी लाइट एनर्जी का यूज करते हो तो हमें ऐसी तरीके अपनाना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, ठीक है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द अर्थ सरफेस। अब इतनी एनर्जी है सन के पास, इतनी एनर्जी है, लेकिन फिर भी एक बहुत लिमिटेड अमाउंट हमारे तक पहुंचता है और हमें उसका मैक्सिमम यूज करना है सोलर एनर्जी का, क्योंकि ये रेन्यूएबल सोर्सेस है। अब सोलर एनर्जी का एक बहुत प्यारा सा यूज करने वाला अप्लायंसेस होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या करता है? खाना बनाने के काम आता है। सोलर कुकर बेसिकली क्या होता है? सोलर कुकर और वाटर हीटर आजकल सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। सोलर एनर्जी पर काम करने वाले सोलर कुकर और वाटर हीटर का बहुत जगह यूज किया जाता है। अब इसमें ब्लैक सरफेस लगाया जाता है। ब्लैक सरफेस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ब्लैक सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कम करता है, ब्लैक सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, इसलिए ब्लैक सरफेस लगाया जाता है, क्योंकि इट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन अदर सरफेस। अब सोलर कुकर जो होते हैं ना भाई इसके पास प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो ब्लैक कलर की पॉलिश होती है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, और इसी वजह से इसका अंदर का एरिया ब्लैक किया जाता है। अब ये दे यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है और रिफ्लेक्ट कर एक पॉइंट पर इकट्ठा किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो दे यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर टू फोकस द सन रेज। द डिवाइस इज कन्वर्ट विद अ ग्लास प्लेट, thereby establishing the greenhouse effect by trapping heat inside the cooker। अब बेटा इसे हम एक ग्लास प्लेट से कवर कर देते हैं ताकि जो हीट है ना उसे अंदर ट्रैप कर लें और हम कम टाइम में ज्यादा खाना बना पाए। सोलर कुकर का कॉमनली यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है। ज्यादा खाना मतलब कम हीट में ज्यादा अच्छे से हम हीट को बना पाए। अब बच्चा सोलर सेल। सोलर सेल जैसा कि आपको सजेस्ट कर रहा है, सोलर मतलब सन की एनर्जी हो, सेल मतलब एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो क्या कहलाता है बच्चे? सोलर सेल कहलाता है, ठीक है। अब बच्चे देखो, कॉमनली जो नॉर्मली यूज होने वाला सोलर सेल है वो 0.51 वोल्ट से लेकर 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है। अब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ सोलर पैनल। हम बहुत सारे सेल्स को लगाते हैं और उन सेल से बनाते हैं सोलर पैनल विच कैन जनरेट पावर लार्ज इनफ फॉर प्रैक्टिकल यूज, मतलब इससे ज्यादा पावर का यू बनाया जा सकता है। अब बेटा देखो एडवांटेजेस क्या है? नो मूविंग पार्ट, एक बार प्लेट को रख दिया काम खत्म। उसके बाद रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, एक बार प्लेट को लगा दिया बहुत दिनों तक देखना ही नहीं है आपको। कैन बी सेटअप इन रिमोट एरिया, मतलब आपको यहां पसंद नहीं आ रहा वहां लगा लो, रिमोट एरिया पर लगा सकते हैं विदाउट हेजल एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब इतना ज्यादा महंगा नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब डिसएडवांटेज ये है कि रिक्वायर्ड स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन विच इज नॉट इजीली अवेलेबल। एक स्पेशल टाइप का सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल लगता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर होता है जो कि बहुत सस्ता भी नहीं है और बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। दूसरा, यूजेस ऑफ सिल्वर फॉर इंटरकनेक्शन मेक इट एक्सपेंसिव। अब इसके लिए आपको चांदी के तारों का उपयोग करना पड़ेगा और चांदी के तारों का उपयोग करोगे तो भाई कितना महंगा पड़ जाएगा। दूसरा, ट्रैफिक सिग्नल्स कैलकुलेटर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस, आसमान में जितने भी सैटेलाइट्स है ना उनमें दो प्लेट ऐसी पंक्षी की तरह लगाई जाती हैं, उन प्लेट्स को क्या कहते हैं? सोलर सेल। अब देखो सनलाइट जो पड़ती है ना, सनलाइट पड़ती है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं किसी मेटल के, और कौन से सेमीकंडक्टर होता है इसमें? सिलिकॉन होता है। तो बेटा सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं और ये मोशन करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। ये स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन होता है ये, ठीक है। यहां पर नाम भी लिखा हुआ है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, अब टाइडल एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी ठहरा नहीं रहता, समुद्र का पानी चलता कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, मतलब उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। हम उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। तो टाइडल एनर्जी जो होती है जो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से कभी आता है पानी और कभी जाता है समुद्र के किनारे से, ठीक है। तो भाई साहब द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल और हाई एंड लो टाइड्स गिव टाइडल एनर्जी। कभी हाई टाइड आएंगे कभी लो टाइड आएंगे जिसकी वजह से टाइडल एनर्जी बनेगी। अब बेटा टाइडल एनर्जी हम यूज कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम नियर द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। बहुत बड़े अमाउंट पे नहीं, नैरो ओपनिंग के पास लगाएंगे, क्योंकि नैरो ओपनिंग पर लगाएंगे तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और ये जब टाइड सेट होंगे तो ये टरबाइन को मूव करेंगे और ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इट इज लिमिटेड टू प्लेस नियर द सी। बहुत सारा नहीं लगा सकते क्योंकि ये सी के अंदर जो रहते हैं, जो मछलियां हैं, जो भी उसके अंदर रहने वाली स्पीशीज हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो बहुत लिमिटेड अमाउंट के लिए लगाया जाता है, बहुत लिमिटेड लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा। महंगा भी पड़ता है, महंगा इतना पड़ता है कि एक को सेट करने में बहुत पैसा लग जाता है, इसलिए बहुत लिमिटेड लगाया जाता है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, वेव एनर्जी। अब देखो बेटा,
समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरों के पास लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। अब वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी। अब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ना, एक तो लहरों की वजह से विंड्स बनती हैं और एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनती है। समुद्र के किनारों पर तेज हवा चलती है और ये विंड्स और वेव्स का यूज किया जा सकता है, विंड्स एंड वेव्स का यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब लिमिटेड टू प्लेस विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, डिवाइस हैड बीन डिजाइन टू कैप्चर द एनर्जी। अब इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस डिजाइन की जाती हैं इस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ओशियन थर्मल एनर्जी। शब्द को कैच करना, ओशियन थर्मल एनर्जी। एनर्जी थर्मल की वजह से ओशियन के पास होगी। फिर से एनर्जी थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से ओशियन के पास होगी। अब बच्चे देखो, जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना और पानी के नीचे का टेम्परेचर, मतलब पानी के ऊपर का और पानी के नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस होता है। अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस हो सकता है एट द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर। मतलब ऊपर अगर 40 है ना तो 20 किलोमीटर नीचे चले जाओ तो टेम्परेचर 60 हो जाएगा, है ना, 2 किलोमीटर नीचे जाने पर। अब बेटा जो गर्म पानी होता है, नीचे का पानी जो गर्म होता है ना, वो वोलेटाइल अमोनिया, ये बॉयल वोलेटाइल अमोनिया की हेल्प से वेपर बनाता है जो मूव करते हैं टरबाइन में, और टरबाइन ऊपर पानी लाता है, टरबाइन को रोटेट, टरबाइन रोटेट हुआ तो अगेन मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ। अब बेटा देखो यहाँ पर अमोनिया पंप लगा हुआ है। अमोनिया पंप क्या करेगा भाई साहब, यहां से टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होगा। अब बेटा देखो, सी वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर है, एवोपरेट होगा, ज्यादा तेजी में ऊपर जाएगा, अगेन टरबाइन रोटेट होगा। हवा वाला टरबाइन है ये, ठीक है, टरबाइन रोटेट होगा, कंडेंसर अगेन उसे कन्वर्ट कर देगा लिक्विड फॉर्म में, अगेन स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर आएगा, टरबाइन रोटेट करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम ओशियन थर्मल एनर्जी की हेल्प से भी एनर्जी को बना सकते हैं। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अब जियो थर्मल एनर्जी, शब्द को कैच करो, जियो मतलब सरफेस, थर्मल मतलब उसकी हीट से बनने वाली एनर्जी। तो देखो बेटा, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, मतलब बहुत अमाउंट ऑफ हीट अर्थ के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है। मोल्टन रॉक्स फ्रॉम अर्थ कोर समटाइम कम अप ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस एंड गेट ट्रैप्ड इन हॉटस्पॉट, हार्नेसिंग दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब मोल्टेड रॉक्स जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को कैरी करती है, बहुत हाई टेम्परेचर को कैरी करती है, तो इस कंडीशन में इनसे जो एनर्जी बनती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। एनी अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट गेट हीटेड, अगर मोल्टेड रॉक थोड़ी सी ऊपर आ गई हीटेड की वजह से, जो पानी प्रेजेंट है ना, पानी को मिल गई हीट और पानी बन जाएगा वेपर में, और पानी जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी को लेकर आएगा, और एक काइनेटिक एनर्जी स्टीम की फॉर्म में आएगी, स्टीम की फॉर्म में आएगी, ये टरबाइन करेगी रोटेट जिससे कनेक्टेड है, और टरबाइन रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। अब अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ये मोल्टन रॉक है, यहां पर पानी प्रेजेंट है बेटा। अब पानी प्रेजेंट है ना बेटा, तो देखो पानी गर्म होकर ऊपर आया और स्टीम में कन्वर्ट हुआ, टरबाइन को रोटेट करा, अब पानी ठंडा होकर वापस चला गया। अब ये ठंडा पानी यहां पर फिर से गर्म होकर आया और ऊपर आया, स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन जनरेटर को रोटेट कर रही है, जनरेटर का रोटेटरी पार्ट होता है, और जैसे ही रोटेटरी होगा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम दूर तक भेज देंगे। अगेन ठंडा पानी नीचे जाएगा और नीचे से गर्म होकर वापस आएगा। तो हम जियो की थर्मल मतलब अर्थ की हीट का यूज करेंगे पानी को गर्म करने के लिए, और ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। इस दुनिया में न्यूक्लियस, आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट पढ़े हुए हैं, और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के पास बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। उस से हम एनर्जी बनाते हैं, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म होती है न्यूक्लियस की वजह से। तो न्यूक्लियर एनर्जी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों से बनाई जा सकती है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट सस्टेन्ड फिजन चेन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय अ कंट्रोलर। तो बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी जगह होती है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जाता है, किसके लिए, सस्टेन्ड फिजन चेन रिएक्शन की जाती है। कौन सी, फिजन चेन रिएक्शन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और इसे कंट्रोल भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस वेयर अ हैवी एटम यूरेनियम और प्लूटोनियम इज बॉम्बर्ड विथ न्यूट्रॉन दैट स्प्लिट द एटम। मतलब आप किस पर, यूरेनियम और प्लूटोनियम पर न्यूट्रॉन बॉम्बर्ड करो। जब आप इस पर न्यूट्रॉन बॉम्बर्ड करोगे तो अपने टुकड़े कर लेगा, और टुकड़े कर लेगा, इसी के साथ साथ ये 3 न्यूट्रॉन भी बनाएगा, और ये 3 न्यूट्रॉन के साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में बोले
किसी बड़े एटम का छोटे एटम में डिवाइड हो जाना, किसी बड़े एटम का छोटे एटम में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। इस कंडीशन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो देखो, द फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम, मतलब यूरेनियम का जब एक एटम फ्यूजन होता है तो 10 मिलियन टाइम एनर्जी निकलती है ऑन द कंबशन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन या कोल के, कार्बन या कोल के एक एटम से 10 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब अगले की तरफ बढ़ते बच्चे, न्यूक्लियर फिजन के डिसएडवांटेज। अब बेटा देखो, न्यूक्लियर फिजन आपने यूरेनियम से करा, पोलोनियम से करा, रेडियम से करा, तो बच्चे न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है बहुत खतरनाक होते हैं और हैवी एटम होते हैं जो कि खतरनाक हार्मफुल रिएक्टर, खतरनाक हार्मफुल रेडिएशन निकालते हैं। अब बेटा महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट हैवी होता है, लिमिटेड। यूरेनियम बहुत महंगा होता है, यूरेनियम बहुत महंगा होता है, बहुत लिमिटेड भी प्रेजेंट है, कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रक्टिव पर्पस, एटम बम भी बना सकते हो आप, इतना खतरनाक है। ठीक है, अब बच्चे न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का उल्टा होता है, बड़े एटम को मिलाकर छोटे एटम को मिलाकर बड़े एटम में कन्वर्ट करना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। तो फ्यूजन मींस कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाइड टू प्रोड्यूस अ हेवियर न्यूक्लियाइड, लाइटर से हैवी न्यूक्लियाइड बनाना, यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम। अब बेटा देखो, ये भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है। ये मास इफेक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इज गिवन बाय द आइंस्टीन इक्वेशन। मतलब इसमें जो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी को हम इजीली E = mc² से बना सकते हैं, क्योंकि बेटा जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उनके मास में डिफरेंस होता है और वही मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, अब इसी के साथ एक बहुत प्यारा थॉट है, जितना मुश्किल हमें दिखता है उसे करने के लिए हमेशा एक रास्ता होता है और वो रास्ता होता है सफलता का, है ना। अब देखो, हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, जिंदगी बहुत मुश्किल है यार, जिंदगी बहुत मुश्किल दिखती है, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड इट। इस मुश्किल जिंदगी में ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो, जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। और ये बात एक बहुत ही फेमस व्यक्ति ने कही है, जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप ये थ्योरी की बातें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू बच्चों।